बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो सबका मालिक है, सबका खालिक है और बहुत मेहरबान है। प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारी तारीख़ का, हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम दिन है। आज ही के दिन हमारे इस मुल्क को बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली थी और जिन लोगों ने उस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जहाँ तक हम उनके इतिहास और उनकी नीयतों के बारे में जानते हैं, वो सत्ता के भूखे लोग नहीं थे। वो पैसे और पावर के पुजारी लोग नहीं थे। उनमें से बहुत से लोग फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारते थे और ज्ञान और ध्यान, इल्म और ज़िक्र उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी माया थी। और जिस बिना पर, जिस वजह से उनको इस देश को आज़ाद कराने का जज्बा उनके दिलों को बेचैन किए हुआ था और उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ पेश करना उसने आसान बना दिया था। वो ये नहीं था कि वो भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसके मंत्री बन जाएंगे। वो इस घटिया सोच से बहुत बुलंद लोग थे। उनको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ख़ास तौर पर तुमको कुछ बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ। ये सारे मेहमान तो सब कुछ जानते हैं। उनको जिस बात का गम खा रहा था वो ये कि विदेशी पश्चिमी ताकतों के आने की वजह से भारत की गंगा जमनी तहजीब और संस्कृति खतरे में थी। हमारे इस देश की जो एक विशेषता रही है, जिसको मैं कई बार तुमसे बता भी चुका हूँ, वो ये रही है कि हमारे इस मुल्क में, इसकी मिट्टी में और इससे जन्म लेने वाले हर इंसान के अंदर साइंटिफिक तरक्की की सलाहियत और बुद्धि और दिमाग भी है और रूहानियत और आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की सलाहियत भी है। आमतौर से दुनिया की मिट्टी में और मिट्टी से जन्म लेने वाले लोगों में मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता, सब उसी मालिक की मखलूक हैं और सब उसी एक माँ बाप की औलाद हैं। लेकिन जैसे एक घर में पैदा होने वाले दो बेटों की अलग अलग बाज़ वक्त नेचर होती है, उस तरह दुनिया में बहुत ही कम जगह पर ये दोनों चीज़ें इतनी शानदार तरीके से इकट्ठा पाई जाती हैं जितनी हमारे मुल्क में। ये बात मैं किताबों में पढ़ता था बचपन से और मेरे माता पिता, मेरे उस्ताद मुझे बचपन से इस मुल्क की अज़मत, इस मुल्क की मोहब्बत मेरे दिल में बिठाने के लिए
इस मुल्क और इसकी मिट्टी की खुसूसियतें बताते थे। बाद में जब मेरे मालिक ने मुझको मौका दिया कि मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया, तो मैंने अपने तजुर्बे और अपने ऑब्जर्वेशन से भी इस बात को बिल्कुल सच्चा पाया। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को असल में इस बात का खतरा था कि ये पश्चिमी ताकतें साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अच्छी क्षमता रखती हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और रूहानी वैल्यूज़ के एतबार से ये बहुत फ़कीर लोग हैं। माता पिता का जो सम्मान, वालिदैन की और माँ बाप की जो इज़्ज़त हमारे इस देश में की जाती है, पश्चिम के लोग उसको जानते भी नहीं। वहाँ कुत्ते को ज़्यादा मोहब्बत दी जाती है, बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज में भेज दिया जाता है। अभी थोड़ी दिनों पहले अमेरिका में एक माँ ने अमेरिकन कोर्ट में अपने बेटे की खिलाफ एक केस दायर किया। माँ की शिकायत ये थी कि बेटा 5 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठता और 3 घंटे ये रोज़ाना अपने कुत्ते को देता है। तो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की माँ ने कि आप मेरे बेटे को ये ऑर्डर करें कि वो 10 मिनट मुझे भी दे दिया करें, 15 मिनट मुझे भी दे दिया करें। मैं अकेली हूँ। कई हफ्ते कोर्ट में बहस हुई और अमेरिकन हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कुत्ता तुम्हारे बेटे ने खुद पाला है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो लायबिलिटी है। वो 3 घंटे दे या 5 घंटे दे, तुमको ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं। तुम्हारे लिए ऑल्टरनेट मौजूद है, तुम ओल्ड एज में चली जाओ। इसलिए हम बेटे को ऑर्डर नहीं कर सकते कि वो तुमको 5 मिनट दे। अगर दे तो ठीक है, न दे तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश की आज़ादी की तहरीक चलाने वालों को असल में ये डर था और वो ये महसूस कर रहे थे कि 150 साल तो हो चुके, 200 साल होने वाले, कई जनरेशन्स नई आ गई, कई पीढ़ियाँ आ गई। अब अगर यही सिलसिला और चला तो वही कल्चर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ जो हमारे माँ बाप के पैर छूने का जो कल्चर है, माँ बाप की इज्जत करने का जो कल्चर है और माँ बाप की खिदमत करने का जो कल्चर है, वो सब खत्म हो जाए। इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको ये लगता था कि हमें इस विदेशी ताकत को अपने देश से बाहर निकालना हो। तो सब ने मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी। कोई उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि बाद में इस देश के लोग ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। कोई इस वक्त सोच भी नहीं सकता। सपने में भी शायद ये बात उस वक्त नजर नहीं आ सकती थी। सब एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो आज़ादी की तहरीक के बहुत बड़े लीडर थे और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल जेल में गुजारे, उन्होंने अपनी अहमदाबाद जेल की कहानी लिखी है कि रोज़ाना तहज्जुद की नमाज के वक्त में, यानी जो नमाज रात के आखिर में पढ़ी जाती है सुबह की नमाज से पहले, आजकल के लिहाज से, यहाँ की टाइम के लिहाज से मसलन 4 बजे 3:30 बजे उठना होता है। तो मोहम्मद अली जौहर ने लिखा है कि रोज़ाना मेरी बैरिक में आकर महात्मा गांधी मुझे जगाया करते थे कि मोहम्मद अली, ये वक्त आपके पैगंबर की नमाज का है, उठिए नमाज पढ़िए। ये रिश्ते थे लोगों के आपस में, इतना अदब लोग करते थे एक दूसरे के धर्म का,
एक दूसरे के अक़ीदे का, एक दूसरे के कल्चर का, एक दूसरे की तहजीब का, एक दूसरे की भावनाओं का। और इसी से तो ये जंग जीती गई। आप सोचो ज़रा मेरे बच्चों, ब्रिटिश सरकार दुनिया की मजबूत तरीन सरकार थी। ये वो सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन डज नॉट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर। बरतानिया के साम्राज्य में सूरज डूबता ही नहीं, क्योंकि सैकड़ों मुल्कों पर उनकी हुकूमत है। तो अगर कहीं सूरज डूबता है तो कहीं और सूरज निकल भी रहा होता है। और यहाँ भी बरतानिया की अंग्रेज की सरकार और वहाँ भी अंग्रेज की सरकार। इतनी मजबूत सरकार को देश को छोड़ने पर मजबूर कर देना, और वो भी अहिंसा के साथ, वो भी नॉन वायलेंट स्ट्रगल के साथ, ये तारीख में सोने के हरूफ से लिखा जाने वाला कारनामा है। अगर आज मुसलमान देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले नॉन मुस्लिमों की कुर्बानियों को भूल जाएं तो ये भी जुल्म होगा। और आज अगर नॉन मुस्लिम लोग, आज अगर हमारे दूसरे भाई शेखुल हिंद की कुर्बानियों को भूल जाएं, जो 4 साल माल्टा की जेल में रहे थे, आज अगर हमारे दूसरे भाई मौलाना हुसैन अहमद मदनी की कुर्बानियों को भूल जाएं, मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानियों को भूल जाएं, स्कूलों और कॉलेजों के करिकुलम में कहीं नाम भी नहीं आता इन लोग, हमारे करोड़ों बच्चे जानते ही नहीं, उनको 2-4 नाम याद हैं, उनको कुछ खबर नहीं है। ये अन्याय की बात है, ये बहुत दुख की बात है। और ये इस बात की दलील है कि हमारे दिल छोटे हो गए। इस देश को सिर्फ वो लोग सही डायरेक्शन में चला सकते हैं जिनका दिल बड़ा। मैंने एक मरतबा श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी उनकी 2 मुलाकातें हुई। वो चूँकि लखनऊ से इलेक्शन लड़ते थे, इसलिए हमारे उनके वो रिश्ते भी थे, संबंध भी थे। और चूँकि वो बड़े एक कवि भी हैं, पोइट भी हैं, और हमारा ख़ानदान भी लिटरेचर का शहदाई है, तो हमारा ये रिश्ता भी उनसे था। तो मैंने एक बार अटल जी से कहा था कि अटल जी, भारत जो है ये सऊदी अरबिया नहीं है, भारत इजराइल नहीं है, और भारत नेपाल भी नहीं है, भारत भारत है। इसको किसी एक विशेष समुदाय का देश बनाने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसको तो तरक्की वही देगा जिसका दिल बड़ा होगा। बहुत रंग के लोग हैं यहाँ, और इस देश की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, जो बात तुमको इस मदरसे में पढ़ाई जाती है, देश से मोहब्बत करना, मुल्क के वफादार रहना, मुल्क की तरक्की के लिए अपनी जान कुर्बान करना, बार बार तुमको ये बात याद दिलाई जाती है कि तुमको यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुमको डिग्रियाँ मिल जाएं और तुमको बड़ा जॉब मिल जाए और तुम भी कुछ पैसे कमा लो। ये ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं है। ये बहुत सस्ते दामों अपनी ज़िंदगी को बेच देने का जुर्म है। तुमको इसलिए यहाँ पर तालीम दी जा रही है, और यहाँ जो तुमको शिक्षा दी जा रही है उसमें उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है जो आज अलग अलग हो गई है। जहाँ अरबी पढ़ाई जाती है वहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। जहाँ इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाई जाती है, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, वहाँ दीनी तालीम और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। इसीलिए आज देखो हमारे कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो देश के धन को लूट रहे हैं। रोज़ाना जो अखबारों में खबरें आती हैं बड़े बड़े स्कैम्स की, बड़े बड़े स्कैंडल्स की, चंद हज़ार रुपए की चोरी का रिवाज ख़त्म हो गया। वो तो न्यूज़ ही नहीं बनती। अगर आप किसी अखबार में खबर भेजें कि 5 लाख रुपए का करप्शन पकड़ा गया,
मेरे ख्याल में कोई पत्रकार इसको छापेगा ही नहीं। ये भी कोई न्यूज़ है? 85 लाख करोड़ का करप्शन पकड़ा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ये न्यूज़ है। इसको छापते हुए अखबार वालों को मज़ा आता है। खुदा करे कुछ पत्रकार यहाँ बैठे हों, उनको मसाला न्यूज़ पे छापने में मज़ा आता है। 85 लाख करोड़, ज़रा कोई साहब लिख कर दिखाएं इसको। एक न एक जीरो में ज़रूर गलती करेंगे। ये लोग इतनी बड़ी चोरियां जो कर रहे हैं, ये बेपढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पहले ज़माने में बेपढ़े लिखे लोग चोरी करते थे। ये लोग जो देश का धन लूट रहे हैं और इतनी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, ये बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ा है। ऐसी तालीम देने से सिवाय लुटेरे पैदा होने के और कुछ पैदा नहीं होता। मुझे माफ करें, आज लड़कियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं अभी चंद महीने पहले लखनऊ गया, तो लखनऊ का एक नामी ग्रामी कॉलेज है, लॉरेटो कॉन्वेंट कॉलेज। मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, IAS ऑफिसर्स की, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं, लड़कियों का कॉलेज है। मैंने देखा कि उस कॉलेज के सामने पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं, RAF की गाड़ियाँ लगी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ लगी हैं। क्या भाई कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मतलब आज कोई खतरा है, कोई जुलूस निकलेगा, ये पुलिस की गाड़ियाँ क्यों लगी? सब लोगों ने कहा कि ये तो 1 साल हो गया रोज लगती हैं, इसलिए कि जब लड़कियां निकलती हैं तो शहर भर के बदमाश लड़के यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है? ये इससे देश तरक्की करे, इसलिए यहाँ वो शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है जिससे एक अच्छा इंसान बने। हमारे देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अच्छे इंसान की। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बच्चों से ख़ास तौर पर इस मौके पर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज फिर अपने इस संकल्प को ताज़ा करो, इस अहद को ताज़ा करो कि तुम इस देश के वफादार बनकर रहो, तुम इस देश के खिदमत गुजार बनकर रहो, तुम इस देश को और इंसानियत को तरक्की देने के लिए इल्म हासिल करोगे और ज़िंदगियाँ कुर्बान करोगे। फिर देखना तुमको जो इज्जत मिलेगी वो बड़े बड़े टाटा और बिरला को भी नहीं मिलेगी। हमारे सामने एक मिसाल है आज जिनकी याद खास तौर पर आती है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी मेरे बच्चों, जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा है, एक तो वो समाचार है जो उनके बारे में आमतौर पर लोगों को मालूम है। मेरे एक बहुत करीब के रिश्तेदार उनके चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज थे जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। पूरे मुद्दत जब तक वो रहे, ज़्यादातर सिक्योरिटी के इंचार्ज वही रहे। वो जो कुछ मुझे बताते थे और अभी भी बताते हैं प्रेसिडेंट के कैरेक्टर के बारे में, रश्क आता है कि क्या फ़कीर इंसान था। बच्चों, जब वो राष्ट्रपति बने, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वो सदर बने, एक सूटकेस लेकर, पुराना सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे और 5 साल पूरे करने के बाद जब वो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तो उनके पास वही एक पुराना सूटकेस था। एक नया पैसा, मैं कसम खा के कहता हूं, उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद नहीं कमाया। मिसाइल मैन तो और भी हो सकते हैं और हमारे मुल्क में साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी के माहिरीन लोग और भी हैं। उनकी ये इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों नहीं है? इसलिए कि इज्जत और मोहब्बत फकीरी से होती है, मालदारी से नहीं। राष्ट्रपति भवन में 360 के करीब कमरे हैं। जब प्रेसिडेंट कलाम पहले दिन उसमें दाखिल हुए और वहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो राष्ट्रपति भवन के चीफ इंचार्ज थे सिक्योरिटी के और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कंप्यूटर पर बिग स्क्रीन पर पूरे राष्ट्रपति भवन का नज़ारा कराया
प्रेसिडेंट कलाम को, जो हर प्रेसिडेंट को कराया जाता है जब वो पहली बार राष्ट्रपति भवन में आते हैं। उनको दिखाया कि ये मुगल गार्डन है, ये बाहर के आने वाले मेहमानों से मुलाकात का हॉल है, ये ऑफिस है और ये है और ये है और ये 350-355 कमरे हैं। उसी मीटिंग में राष्ट्रपति ने इंस्ट्रक्शन दिया कि सिर्फ 3 कमरे खुले रखे जाएं, बाकी 357 कमरों में लॉक कर दिया जाए। उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राष्ट्र की संपत्ति को ज़ाय करना और राष्ट्र के बजट पर बोझ डालना अब्दुल कलाम का कल्चर नहीं। अब्दुल कलाम इतना सादा खाना खाते थे कि मुझे थोड़ा माफ़ करें, महाराष्ट्र के लोग और यहाँ के लोग तो उतना ऐसा सादा खाना देख भी नहीं सकते। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेहमान भी यहाँ बैठे हैं, मैं अपने यहाँ के लोगों को खाने के लंबे चौड़े शौकों पर खूब लेक्चर देता हूँ, लेकिन मेहमानों के सामने नहीं कहूँगा। मैं यहाँ आकर मैंने देखा है कि कम से कम मुसलमान तो खाने के लिए पैदा हुआ है। क्या जिंदगी है, पूरी जिंदगी कमाओ इसलिए कि खाओ। हम लोगों ने सीखा था खाना है जीने के लिए, यहाँ हमने कल्चर देखा है जीना है खाने के लिए। राष्ट्रपति कलाम इतना सादा खाना खाते थे कि मैं नहीं समझता कि यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई भी खुशी से वो खाना खाए। जो बड़ा आदमी बनता है वो खाने पीने का भूखा और प्यासा नहीं होता। कभी कोई बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता जिसके बस जबान में चटखारे रहे। राष्ट्रपति सादा कपड़े पहनते थे, 10 लाख का सूट उन्होंने कभी नहीं पहना, गालिबन 10,000 का भी नहीं पहना होगा जहाँ तक मुझे मालूम। उनके भाई और उनके भाई के बच्चे और फैमिली, राष्ट्रपति ने तो शादी नहीं की थी, उनके बड़े भाई और उनकी पत्नी और उनके भतीजे और उनके पोते, कुल 8 या 9 लोग थे जो एक बार राष्ट्रपति से मिलने के लिए राष्ट्रपति के इनविटेशन पर तमिलनाडु से दिल्ली आए। सबको सरकारी टिकट मिलना चाहिए था, सबके लिए सरकार की तरफ से किराया देना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इन सब के आने जाने का खर्चा और 3 दिन यहाँ रहने पर खाने पीने का खर्चा मेरी मंथली सैलरी से निकाला जाए। राष्ट्र के बजट पर राष्ट्रपति कलाम ने अपने भाई की फैमिली के आने का 1 रुपये का बोझ नहीं डाला। इस तरह बनते हैं लोग। ये लोग वो होते हैं जो बड़े बनते हैं, जो कौम की सेवा करते हैं, जो कौम की खिदमत करते हैं। ये अलग बात है कि हमारी कौम की बीमारी है कि हम किसी की कदर करने के लिए उसके मरने का इंतज़ार करते हैं। मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े अजीम सिपाही थे। 40 या 42 मरतबा जेल गए। एक मरतबा जेलर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया जब वो जेल में थे। ब्रिटिश जेलर था, ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। एक पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ के टुकड़ा उस जेलर ने उनको दिया जिस पर इंग्लिश में ये लिखा हुआ था कि मैं वादा करता हूँ कि अगर मुझे जेल से छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, तो मैं आइंदा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लूँगा। जेलर ने उनसे कहा आप इस पर साइन कर दें तो आपको 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी ने उस कागज़ को लिया और उसके ऊपर 3 मरतबा थूका और थूक कर नीचे पैरों तले अपनी चप्पल से कुचल दिया और कहा कि जेलर साहब, इतनी दिल से मैं आपके यहाँ हूँ, आप अभी तक नहीं समझे कि हम शेरों की औलाद हैं। क्या बहादुर लोग थे, क्या कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं। भूल गए आज हमारे बच्चे।
बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि आपको सही इतिहास पढ़ाएं, सही तारीख पढ़ाएं। हमें शिकायत है और दुख है इस बात का कि भारत में बच्चों को सही इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। किस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम है कि 22,000 उलमा को एक रात में फांसी दी गई, एक रात। किस स्कूल के बच्चों को मालूम है कि जामे मस्जिद दिल्ली और चांदनी चौक से लेकर लाहौर के गेट तक कोई दरख्त और कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें किसी न किसी मुस्लिम आलिम की लाश लटकी हुई ना। किसको मालूम है ये बात कि 600 उलमा को किस तरह मारा गया? एक तो है फांसी पे लटकाना, 600 उलमा को उन्होंने इस तरह मारा कि तोपों के जो दहाना होता है, जहां से गोला निकलता है, उसके मुंह पर उस आलिम को बांध दिया जाता था और तोप का गोला छोड़ा जाता था तो उस आलिम के छोटे छोटे जर्रे उसके बदन के 1 किलोमीटर हिस्से में फैल जाया करते थे। इन कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ। आज हमारे देश के कितने लोग देश के सीक्रेट्स को चंद लाख और चंद करोड़ रुपए के बदले में बेच रहे हैं। आए दिन खबर आती है कि फला होम मिनिस्ट्री में, फला डिफेंस मिनिस्ट्री में फला शख्स पकड़ा गया, फला लोग पकड़े गए, वो सरकारी फाइलों को भेज रहे थे, फला मुल्क की एम्बेसी के हाथ बेच रहे थे। बच्चों, हम मायूस नहीं हैं। नाउम्मीद होना कभी भी किसी ईमान वाले का मिजाज नहीं होता। दुनिया कुछ जितनी भी बदल जाए, हमें नहीं बदलना। हमको अपनी वैल्यूज़ पर जमना है। हमको इस मुल्क के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इस देश के लिए और समस्त मानवता के लिए, पूरी इंसानियत की तरक्की के लिए संघर्ष करना है, त्याग करना है, कुर्बानियाँ देनी हैं और हमें अपने उन पुरखों पूर्वजों के रास्ते पर चलना है जो देने के लिए जीते थे, लेने के लिए नहीं जीते थे, जो कुर्बानियाँ देते थे, जिनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़े सपने थे, बहुत ऊंचे उनके इरादे थे, बहुत पाक उनके इरादे थे, बहुत मजबूत उनके हौसले थे। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में सब लोग बिगड़ गए। आज भी हमारे समाज के आम लोगों में अच्छे ही लोगों की ज़्यादा मेजॉरिटी है। परेशानी इस बात की है कि वो अच्छे लोग अलग अलग हैं। यहाँ एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि सब अच्छे लोग इकट्ठा हो, सब अच्छे लोग इकट्ठा हों, पॉजिटिव सोच के लोग इकट्ठा हों और उनकी मेजॉरिटी है, हर समाज में उन्हीं की मेजॉरिटी है, लेकिन वो बेआवाज हो गए, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ जो है वो पूंजीपतियों की है, आवाज़ जो है वो मिलियनाइट्स और बिलियनाइट्स की है। मीडिया उन्होंने खरीद रखा है, पॉलिटिक्स पर उन्हीं का गलबा है, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, आम पब्लिक की जो आवाज़ है, ये सबसे मजबूत आवाज़ है। शर्त ये है कि ये इकट्ठा हो, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता रहेगा तो हमारी गलतफहमियाँ भी दूर होती रहेंगी, हमारी आपस में मोहब्बत बढ़ती रहेगी। इसलिए जब भी कोई ऐसा अवसर होता है, हमारा दिल चाहता है कि कम से कम इस इलाके के जितने भी अच्छे लोग, जितने भी नामी गिरामी लोग, जितने भी नुमाइंदा लोग, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग जो अपने अपने परिवारों में, अपने समाजों में, अपने गांव में, अपने इलाके में कुछ प्रभाव रखते हैं, असर रखते हैं, वो ज़रूर जमा हों। और मैं तो ये भी कहूँगा कि किसी ऐसे अवसर का इंतज़ार भी न करें, बल्कि ऐसे भी आना जाना, मिलना जुलना, कोई सजेशन हो किसी के दिल में, कोई सुझाव हो किसी के दिल में, तो वो खुले दिल से आप यहाँ आकर रखिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसी नेकी का हमको मशवरा दे दें जिसका हमको खुद ख्याल ना है। मैंने कई बार यहाँ आने वाले बात भाइयों से, अवंगे भाई से और भी लोगों से ये बात कही
कि अगर इलाके के अंदर किसी गरीब के घर में खाना न पक पा रहा हो, किसी का इलाज न हो पा रहा हो, किसी के कोई दुख दर्द हो, तो आप कम से कम हमें सूचित कर दीजिए, हमको इत्तला कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कि हम हर ज़रूरत में काम आ पाएंगे। बहुत छोटे लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड, बहुत छोटे से साधनों से, आम गरीब लोगों के सहयोग से यहाँ जो कुछ भी काम होता है हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस परेशान हाल भाई और बहन की जो मदद कर सकें या करवा सकें वो हम करें, ताकि कम से कम एक इलाका तो ऐसा बने। और ये बात वाकई अभी आपने बिल्कुल ठीक कही, और हमारे ज़ैद नज़ीर साहब ने भी ये बात को दोहराया था कि यहाँ जो प्रयास हो रहा है सिर्फ देश में नहीं, पूरे इस मुल्क में, यहाँ नहीं भारत में, दूर दूर तक पूरे विश्व में इसका चर्चा पहुंच चुका है। मैं नहीं कहता कि ये इसके लायक है कि ये चर्चा हो, इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रयास और जगह पर हो रहे होंगे, लेकिन कहीं पर अगर अंधेरा होता है तो छोटा सा दिया जलाने से भी वहाँ रोशनी आ जाती है। वो कमाल उस दिए का नहीं होता, वो तो बड़ाई उस अंधेरे की होती है, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है तो इसलिए छोटा सा दिया भी अंधेरे को दूर करने में किसी न किसी हद तक कामयाब हो जाता है। मैं अभी अफ्रीका के 2-3 मुल्कों में गया था, बहुत गरीब मुल्कों में, बहुत गुमनाम मुल्कों में। वहाँ भी मैंने यहाँ का, इस मदरसे का, इस खानकाह का, यहाँ के प्रयासों का मैंने चर्चा देखा। क्योंकि अब ज़माना सोशल मीडिया का है, बहुत जल्दी खबर फैलती है, तो दूर दूर तक लोगों को बड़ी आशाएं हैं और लोग दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे कि जिस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है, उस तरह की एजुकेशन पाए हुए लोग जल्दी से जल्दी तैयार हों और वो देश में और विदेश में हर तरफ जाकर मोहब्बत का, प्रेम का, शांति का और ख़िदमत और सेवा का ये पैगाम फैलाएं। एक बार फिर इस यौम आज़ादी की मुबारकबाद और इस बात की दिली तमन्ना कि हमारी आज़ादी बाकी रहे और हमारी आज़ादी पूरी हो। काम अभी बहुत करना बाकी है। एक डायरेक्ट गुलामी से तो हम निकल आए, लेकिन इनडायरेक्ट गुलामी में हमको फंसा लेने की फिर वही पश्चिम षड्यंत्र रच रहा है। और ये उस वक्त तक हमको मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल पाएगी जब तक देश के अंदर, लोगों के अंदर आपस में उसी तरह की मोहब्बत, उसी तरह का इत्तेहाद, उसी तरह की यूनिटी दोबारा नहीं वापस आएगी जैसी कि उस वक्त थी जब हमने पहली आज़ादी की लड़ाई जीती थी। हमको दोबारा इस देश को आज़ाद कराना पड़ रहा है। अच्छी तरह नोट कीजिए इस बात को कि हमारा देश अब पूरी तरह पहले की तरह आज़ाद नहीं रहा। अब तो ये हालत हो गई है कि अगर किसी स्टेट में अगर बिजली के खंभे भी लगाने हैं तो हमारी सरकार को वर्ल्ड बैंक से पूछना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के सामने स्कीम को रखना पड़ता है, तब हम यहाँ हमारी सरकार बिजली के खंभे लगा पाती है। आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं है, हमारी सरकार वॉलमार्ट जो सबसे बड़ा मार्केटिंग हाउस है, प्राइवेट मार्केटिंग कंपनी है अमेरिका का, उसको भारत में रिटेल कारोबार करने की परमिशन दे दी गई है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वॉलमार्ट वालों ने, आप जानते हैं अब अगली परमिशन क्या मांगी है, उन्होंने कहा है कि अगले 6 साल के अंदर हमको यहाँ पर अपने जितने भी हम शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे पूरे भारत में, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमको 1,40,000 सिक्योरिटी के पर्सोनेल अमेरिका से मंगाने पड़ेंगे। अब आप सोचिए, क्योंकि अब भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की पुलिस, भारत की इंटेलिजेंस, भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पर उनको भरोसा नहीं है और वो अमेरिका से लाएंगे अपनी सिक्योरिटी के लोग 1,40,000। याद आता है मुझको वो ज़माना जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी कारोबार के नाम पर, और उसने कारोबार के नाम पर यहाँ पर कारोबार का लाइसेंस लिया था
और बाद में उसने उन मुस्लिम मुग़ल बादशाहों के में से आखिरी लोग जो अय्याशी करते थे, जो शराब पीते थे, जो देश को सही चलाने की सलीका नहीं रखते थे, चाहे वो रंगीला शाह हो, चाहे वो मोहम्मद शाह हो, ये लोग जो जिन्होंने दरअसल इस देश का सत्यानाश किया, उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले कारोबार की परमिशन ली और कारोबार की परमिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि हमको तो अपने यहाँ के रिटायर्ड आर्मी के लोग बुलाने पड़ेंगे, इसलिए कि हमारे गोदामों और हमारे जो दुकानें हैं उनकी हिफाजत के लिए हमको यहाँ के आपकी फ़ौज पर और आपकी पुलिस पर भरोसा नहीं है। वही फ़ौज आई थी और उसी ने भारत पर कब्जा किया था। एक बार दोबारा वही तारीख दोहराई जा रही है। हमको दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और दोबारा आज़ादी की लड़ाई न लड़ने पाए हम, इसलिए हमको दोबारा लड़ाया जा रहा है। अच्छी तरह मैं बहुत साफ कहता हूँ, मैं गहराई से अंदर के हालात को जानता हूँ। ये आपस में जो हिंदू मुस्लिम दंगे, जो सांप्रदायिक तनाव और जो आपस के झगड़े उठाए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल बड़े बड़े कंपनियों के कहने पर उठाए जा रहे हैं, उनके इशारे पर उठाए जा रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट को सेव करने के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी वो नाकाम हुए थे, आज भी वो नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त भी उनको नाकाम करने में फ़कीरों ही ने कुर्बानियाँ दी थी। एक बार फिर हम फ़कीर दोबारा अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को गुलाम नहीं बना पाएगी। फिर एक वक्त आएगा कि इस देश से ज्ञान का और दीन का एक हवा चलेगी, एक हिदायत की रोशनी फैलेगी। मुझे तो ये भी यकीन है कि हमारे भारत की एक पुरानी परंपरा है कि जहाँ पर गंगा और जमुना का संगम होता है वहाँ पर तीर्थ स्थान बनता है। मुझे अच्छी तरह यकीन है कि जब इस भारत में हिंदू मुस्लिम का संगम बनेगा, भारत में इंसानियत का संगम बनेगा और भारत में जब आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत से उतार कर भारत में भेजे गए थे उनका और पैगंबर मोहम्मद का संगम बनेगा, उनके जरिए आने वाले ज्ञान का संगम बनेगा, उस वक्त ये भारत ऐसा तीर्थ स्थान बनेगा कि सारी दुनिया के लोग शांति लेने के लिए पद यात्रा करके यहाँ पर आएंगे। ये है भविष्य भारत का, लेकिन उसके लिए हमें तुमको अपने पुरखों की तरह कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम सब के लिए बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं। मजलिस के आखिर की दुआ पढ़ लें। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।